हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल्स के कुछ लॉज हैं, उसके बारे में हम समझने का कोशिश करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम मेंडल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस को जान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंडल जो है वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं। तो मेंडल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि मेंडल से रिलेटेड क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये हमको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेंडल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखिए कि मेंडल्स का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई, यहाँ पे लिखा गया है 22 जुलाई 1822, है ना। 22 जुलाई 1822 में मेंडल का जन्म हुआ था। मेंडल ने गार्डन पी, है ना, गार्डन पी पे वर्क किया था। गार्डन पी प्लांट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पाइसम सटाइवम। ठीक है, उन्होंने स्वीट पी पे काम नहीं किया था, उन्होंने गार्डन पी पे काम किया था, मटर के पौधे पे। ठीक है, 7 साल के उनका वर्क रहा था। ठीक है, 7 ईयर के लिए उन्होंने वर्क किया था। और उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक कैरेक्टर के अगर 2 ही फॉर्म होते हैं और दोनों एक दूसरे से क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, तो जो दोनों फॉर्म होते हैं जिसको हम ट्रेट भी कहते हैं, तो एक कैरेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेट हो, 2 अपोजिट ट्रेट हो, तो उसको हम लोग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। तो रिसर्च पेपर कहाँ पे पब्लिश किया था? उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस जो रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाला जर्नल होता है, उसका नाम पूछा जा सकता है। उसका नाम था नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ बर्न। यहाँ पे लिखा गया है नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ बर्न। इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, कब पब्लिश किया गया था? 1866 में पब्लिश हो गया था पेपर। 1865 में उन्होंने पब्लिशिंग के लिए भेजा था, पेपर को पब्लिश होने के लिए भेजा था, लेकिन 1 साल का टाइम लग गया था पब्लिश होने में, तो 66 में पब्लिश हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब पब्लिश होने के लिए भेजा गया था और कब पब्लिश हुआ था। फिर आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने जो रिसर्च पेपर बनाया था उसका टाइटल क्या था? ऊपर में टाइटल लिखा गया है एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। नाम है, नाम जैसे किसी भी आदमी का कुछ भी नाम होता है तो उसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग करेंगे तो वो गलत हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एज इट इज आपको याद रखना है। आप इसकी जगह पर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की जगह पर हाइब्रिडाइजेशन ऑन प्लांट भी नहीं कह सकते हैं। यानी जो एक्सपेरिमेंट, जो यहाँ पे नाम लिखा गया है उसको आप नोट्स में प्रोवाइड करवा चुका हूँ सारा चीज़। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो सब चीज़ गंदा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंडल की डेथ कब हुई थी? 1884 ईस्वी में, 1884 में डेथ हो चुकी थी मेंडल की, है ना। और उनके मरने के 16 साल बाद, 16 ईयर बाद, है ना, मेंडल्स लॉ को रीडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डिवेरिस, सरमैक और कार्ल कोरेंस, है ना। और कार्ल कोरेंस के प्रयास से मेंडल्स लॉ जो होता है, मेंडल्स का जो जनरलाइजेशन था वो एक लॉज बन पाया, है ना, जिसे आज हम मेंडल्स लॉज कहते हैं। ठीक है, तो इसके ये जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन था मेंडल से रिलेटेड। अब आगे हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे, तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको याद रखना है। मेंडल्स ने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, पहला लिखा गया है सीड का जो शेप है, फिर सीड कलर है, फ्लावर कलर है, पॉड शेप है, पॉड कलर है, फ्लावर पोजीशन है और फ्लावर पोजीशन है, और उसके बाद फिर स्टेम का हाइट है। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि 2 कलर जो होते हैं वो रिलेटेड है, दो जो कैरेक्टर है वो कलर से रिलेटेड है। एक सीड कलर हो गया और एक फ्लावर कलर हो गया। ठीक है, और एक और होगा आपका जा करके सीड कलर हो जाएगा, फ्लावर कलर हो जाएगा और एक हो जाएगा पॉड का कलर। 3 कैरेक्टर जो है वो कलर से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए थे उसमें से कितने कैरेक्टर थे जो कलर से रिलेटेड थे? तो 3। शेप से रिलेटेड कौन होगा? 2nd नंबर का कैरेक्टर देखिए, सीड का शेप, है ना, सॉरी 1st नंबर का कैरेक्टर देखिए सीड का शेप, और आप पॉड का शेप 4 नंबर का कैरेक्टर देखिए। तो पॉड का शेप और सीड का शेप, 2 जो कैरेक्टर है वो शेप से रिलेटेड है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉड से रिलेटेड और शेप से रिलेटेड, सॉरी कलर से रिलेटेड और शेप से रिलेटेड। तो कलर से रिलेटेड 3 कैरेक्टर हो गया और शेप से रिलेटेड 2 कैरेक्टर हो गया। कौन कौन हो गया वो आपको देखिए। अब यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे नंबर दिखा गया है कि कौन सा कैरेक्टर जो होते हैं वो कौन से क्रोमोजोम पे पाए जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको मैं पेन को ऑन करके दिखाता हूँ कि पेन, ये थोड़ा सा इसको हम ऑन कर लेते हैं।
ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो कैरेक्टर होता है ना, जब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो जो कैरेक्टर होता है उसमें से आपको 273 नंबर याद रखना है, 236 नंबर याद रखना है। 1 मिनट रुकिए, पेन नहीं चल पा रहा है सही से थोड़ा। 236 नंबर आपको याद रखना है, मतलब 236 दूसरे नंबर क्रोमोजोम पे, तीसरे पे और छठे नंबर क्रोमोजोम पे, 6 नंबर पे, 3rd नंबर पे और 2nd नंबर क्रोमोजोम पे कोई भी कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला जीन नहीं बैठा हुआ था। देखो प्लांट में, मटर का प्लांट में कितना क्रोमोजोम होता है, तो 2n का वैल्यू होता है 14, यानी कि 7 पेयर होता है। 7 पेयर होता है, कितना? 7 पेयर कैरेक्टर होते हैं, 7 पेयर जीन होते हैं, ठीक, क्रोमोजोम होते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके पहले क्रोमोजोम पे कौन सा बैठा हुआ था, दूसरे पे कौन सा बैठा हुआ था, तो आप याद रखना 236 पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, यानी कि 2 नंबर क्रोमोजोम पे नहीं था, 3 नंबर पे नहीं था और 6 नंबर पे नहीं था। ठीक है, अब किस पे था ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस पे था इसको ध्यान रखिए। ठीक है, नीचे देखिए 7 नंबर पे है ना, 1 से 7 तक लगातार काउंट करो, उसमें 236 हटा दो। ठीक है, तो 7 नंबर क्रोमोजोम पे सीड शेप है, 1 नंबर क्रोमोजोम पे देखिए, यहाँ पे भी 1 नंबर क्रोमोजोम देखिए और यहाँ पे भी 1 नंबर क्रोमोजोम देखिए। एक पे सीड का कलर, एक पे फ्लावर का कलर, तो सीड और फ्लावर कलर कहाँ पे है? 1 नंबर क्रोमोजोम पे। 4 नंबर क्रोमोजोम पे क्या है? पॉड शेप है। 5 नंबर क्रोमोजोम पे, 4 नंबर क्रोमोजोम पे नीचे भी देखिए फ्लावर पोजीशन है। 5 नंबर क्रोमोजोम पे फ्लावर पॉड का कलर है और 4 नंबर क्रोमोजोम पे, तो 4 नंबर क्रोमोजोम पे कितने कैरेक्टर हैं? देखिए 1, 2 और 3 है ना, 3 कैरेक्टर हो गया 4 नंबर पे। 5 नंबर क्रोमोजोम पे कितने कैरेक्टर हैं? 1 कैरेक्टर। और 1 नंबर क्रोमोजोम पे कितने कैरेक्टर है? 2 कैरेक्टर है। तो ये जो चार्ट है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब आपको नीचे लिखा गया है कि मेंडल फेल टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट ऑन द हिरेसियम एंड लबलब। हिरेसियम और लबलब ये 2 पौधे होते हैं। ये 2 पौधे में मेंडल ने जो सेम रिजल्ट है वो नहीं ला पाया, है ना, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो नहीं होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का अभाव होता है, तो इसके वजह से नहीं। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एस ब्लिक्स्ट। ठीक है, तो एस ब्लिक्स्ट ने क्या किया कि जो 7 कैरेक्टर था उसको, किसके पोजीशन को लोकेट किया था। उस 7 जो कैरेक्टर है, जो पोजीशन देख रहे हो क्रोमोजोम नंबर है, वो किसने दिया था? तो ब्लिक्स्ट ने उसको बताया था। ठीक है, अब उसके बाद फिर मेंडल्स के बारे में नीचे कुछ बताया गया है, उसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये वाला बहुत आपका इंपॉर्टेंट है कि मेंडल्स का जो वर्क है वो रीडिस्कवर हुआ। ठीक है, मेंडल का जो वर्क है वो रीडिस्कवर हुआ। ठीक है, 1 मिनट ध्यान से समझिए, मेंडल का जो वर्क है वो रीडिस्कवर हुआ। 1 मिनट रुकिए, मेंडल का वर्क जो है वो रीडिस्कवर हुआ कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ, मेंडल का जो वर्क है बच्चों वो रीडिस्कवर हुआ। किसके द्वारा रीडिस्कवर किया? तो मेंडल वर्क को 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी किया 1900 ईस्वी में। यहाँ पे लिखा गया, फर्स्ट लाइन देखिए, 1900 ईस्वी में रीडिस्कवर किया गया। तो मेंडल्स के जो काम है उसको क्यों नोटिस नहीं किया गया, है ना? मेंडल को मरने के बाद मेंडल को बोला गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। मेंडल जब तक जिंदे थे उनके बातों को कोई नोटिस नहीं किया। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखा गया है इसमें, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। देखो उस समय तो कम्युनिकेशन एक नहीं था, तो पहला तो ये था कि कम्युनिकेशन नहीं था। आज सोशल मीडिया है, बहुत सारा टेलीविज़न है, तो इसके माध्यम से हर बातें जल्दी जल्दी पता चल जाता है लोगों को। तो उन्होंने जो वर्क किया था वो कम्युनिकेशन की अभाव की वजह से नहीं पता चल पाया। दूसरी बात, वो पॉपुलर आदमी नहीं थे। अभी कोई आदमी जो होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई पॉपुलर आदमी होता है, कोई पॉपुलर साइंटिस्ट होता है, तो वो कुछ भी बोलता है, वो भले ही गलत बात हो लेकिन उसको लोग सुनते हैं। मेंडल कोई पॉपुलर व्यक्ति नहीं था, वो खुद ही एक साधारण सा टीचर था, है ना। तो मेंडल्स की बातों को कुछ सुनता नहीं था और मेंडल ने बहुत बड़ा काम किया था। ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ मेंडल का। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्होंने हमारे बायोलॉजिकल साइंस को मुकाम पे लेके गया है। तो एक तो कम्युनिकेशन का अभाव था, मेंडल का कोई उतना ज़्यादा बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट था नहीं। दूसरी बात, इन्होंने जो स्टेबल और अनब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था और डिस्क्रीट यूनिट का, यानी जिसको फैक्टर, जिसको हम लोग आज जीन बोलते हैं। तो अनब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ? मेंडल बोलता था अनब्लेंडिंग, लेकिन लोगों का मानना था कि ब्लेंडिंग होता है कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर का ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग होता है। जैसे मदर जो है वो ब्लैक कलर का है, फादर जो है वो व्हाइट कलर का है, तो बच्चे में जो कैरेक्टर आएगा वो मिक्स होकर के कैरेक्टर आएगा। और होता भी ऐसा ही है जनरली कि मिक्सिंग होता है, लेकिन मेंडल बोलता था नहीं, एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आएगा। उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया तो उसमें शो कर दिया कि टॉल प्लांट से शॉर्ट प्लांट को क्रॉस करवाओगे तो एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आएगा, टॉल ही होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया और एक ही कैरेक्टर आता था, तो वो ब्लेंडिंग को में विश्वास नहीं करता था, उसको प्रूफ भी किया उसने। लेकिन अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। वो मटर के केस में ऐसा कुछ हुआ, पर और सारे पौधों में या और एनिमल्स में थोड़ी ज़रूरी है कि भाई कोई आदमी जो है वो लंबा है, उसकी वाइफ जो है वो छोटी है, नाटी है, तो उसका बच्चा जो है वो छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्क्रीट यूनिट जिसको फैक्टर भी बोलते हो, तो फैक्टर मतलब होता है जीन। तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो मेंडल ने दिया, जीन के बारे में आज दिया। तो लेकिन फैक्टर बोलता था कि फैक्टर कुछ होता है जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, आज उसको हम जीन बोलते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं था। ठीक है, लोग उस समय फैक्टर के बारे में जानते ही नहीं थे। तो एक चीज़ ये था कि उनके जो उनका कॉन्टेम्प्रेरीज थे, जिसको मतलब जो उनके सहयोगी वगैरह थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए इसको, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है ना। थर्ड पॉइंट में है हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना। मतलब क्या हो गया कि एक तो ये बायोलॉजिस्ट वाले इस बात से कन्विंस नहीं हो रहे थे कि ये मैथमेटिक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजी में लगा रहा है, क्योंकि मेंडल सारी बात जो है वो रेशियो के फॉर्म में बताते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, 3:1 रेशियो आएगा, 9:3:3:1 रेशियो आएगा। तो ये सब जो रेशियो की बात करते थे, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, सब जानते हैं। वो स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट किए हुए थे। तो ये सब चीज़ बायोलॉजी वाले लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक ये काम था कि मेन था कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को बायोलॉजी में लगा रहे थे, लोगों को हजम नहीं हो पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, यही सब कुछ लफड़ा चल रहा था। फिर उसके बाद फिर 4th नंबर ये कॉन्सेप्ट है कि ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। अब ये जो भी बात बताए थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, तो फैक्टर मतलब जिसको जीन होता है, तो जीन भाई उस समय क्रोमोजोम ही नहीं डिस्कवरी हुई थी, तो क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर में जीन होता है। वो तो 1875 में डिस्कवरी हुआ क्रोमोजोम का, और 1866 में तो पब्लिश हो गया था। तो मेंडल की तो मृत्यु हो गई थी, किडनी का जो प्रॉब्लम था, किडनी उनका फेल हो गया था, उसके वजह से वो मर गए थे 1884 ईस्वी में। ठीक है, उनके मरने के कुछ दिन पहले क्रोमोजोम डिस्कवरी हुई, फिर डीएनए के बारे में पता चला। तो मेंडल तो एक अंदाज पे बोलता था, एक उसका गेसिंग था कि ऐसा था। गेसिंग क्या मतलब, उसको पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ तो फैक्टर है। अब उस समय उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, माइक्रोस्कोप वगैरह को उतना ज़्यादा वो नहीं था, तो मेंडल को नहीं पता चल पाया कि सारी लफड़ा क्या है। ठीक है, तो फिर हम 1900 ईस्वी में ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और सरमैक जो है वो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके सारी बातों को रीडिस्कवरी किया, स्टडी किया और सारी बातों को किया। ठीक है, तो 1900 ईस्वी में पता चला, मतलब 1900 बोले तो कितना, मेंडल ने पब्लिश कभी किया था पेपर 66 में, 1866 में, और 1900, तो कितना साल का गैप हुआ, 34 ईयर का। तो 34 ईयर का पता के बाद जब उन्होंने पेपर को दोबारा स्टडी किया तो पता चला ये तो बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। तो फिर बाद में रीडिस्कवरी की गई, तो पता चला सारी बात जो है वो सही लिखा गया था, उसमें जो पेपर था उसमें सारी बातें सही लिखी गई थी। ठीक है, बेकार के लोग जो है वो लफड़ेबाजी इधर उधर कर रहे थे। ठीक है, तो फिर बाद में रीडिस्कवरी हुई मेंडल का। कार्ल कोरेंस के बारे में देखिए लिखा गया है सबसे लास्ट सेंटेंस ऊपर वाला में, ये ऊपर वाला का जो नीचे सेंटेंस है कि कोरेंस ने क्या किया कि कोरेंस राइज्ड स्टेटस ऑफ मेंडल जनरलाइजेशन टू द लॉज, है ना। कोरेंस के प्रयास से जो मेंडल्स का लॉज बना, और उसी समय 1900 ईस्वी में ही उनको घोषित किया गया कि ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को मरने के बाद पता चला, यानी 16 साल के बाद, यानी 84 में मृत्यु हुई थी, और रिसर्च पेपर के हिसाब से देखेंगे तो 34 ईयर के बाद कि भाई ये जो नया जो कॉन्सेप्ट दिया गया, इसका फादर कौन है, किसने दिया, तो मर चुका था। तो बोला है कि वो तो मर चुका है भाई। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, की मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था। तो मेंडल में देखो, कोई भी प्लांट का आप सिलेक्ट कैसे करते हो, जब कोई रिसर्च करते हो तो उसके लिए रिसर्च मटेरियल अच्छा होना चाहिए। तो पहली बात तो पी प्लांट में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होने से पता चलता है कि भाई 2 कैरेक्टर ही होगा, तीसरा कोई है नहीं, चौथा कोई है नहीं, तो बीच का कोई कैरेक्टर नहीं है। तो अगर डोमिनेट करेगा तो पता चल जाएगा कि दोनों में से कोई कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है या बीच का क्या आ रहा है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होना एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये इससे उनको हेल्प मिला था। लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, 90 डेज का लाइफ स्पैन होता है, तो आप रिजल्ट जो होता है वो बहुत कम समय में मिल जाएगा, ताकि आप 2 बार 3 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देख सकते हो। अब पता चलेगा कोई ऐसा हम प्लांट ले लेते हैं जो 10 साल के बाद अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो हम तो 10 साल में एक बार करेंगे, दोबारा कंफर्म करेंगे, फिर से 10 साल लग जाएगा, तो हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड में क्रॉस पॉलिनेशन करवाना बहुत आसान होता है। ठीक है, इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट। अब इसको हम लोग आसानी से क्रॉस पॉलिनेट करवा सकते हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर होता है ना। तो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है तो उसमें क्रॉस
पॉलिनेशन होगा नहीं, अनवांटेड नहीं होगा, तो उसके एंथर को रिमूव कर देंगे हम, इमैस्कुलेशन कर देंगे बिफोर द मैच्योरिटी, और फिर बाद में हम अपने हिसाब से पॉलिनेशन करवाएंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट थी जिसके वजह से जिसके कारण से उन्होंने पी के प्लांट को सिलेक्ट किया था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो मैंने बता दिया था। मेंडल वर्क्स एंड रिजल्ट्स, अब मेंडल ने जो वर्क किया था उसको रिजल्ट भी दिया था। तो मेंडल्स ने जो वर्क किया था, उन्होंने एक तो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, देखिए ऊपर में लिखा गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, साइड में देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और उसके नीचे डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, कई सारे क्रॉस होते हैं, टेट्रा, पेंटा, कई सारे क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्रॉस को आप समझते हैं। ठीक है, ये सारे क्रॉस को करवाया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि क्रॉस बिटवीन टू प्लांट विथ वन एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर को कंसीडर किया तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, तीन को किया तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड के बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी देखते हैं कि मेंडल ने एक रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब कि अगर एक बार किसी पौधे को मेल की तरह कंसीडर किए हैं और दूसरे पौधे को फीमेल की तरह कंसीडर किए हैं, दूसरी बार क्या करना है, उसका सेक्स को चेंज करना है, फीमेल वाला को मेल मान लेना है और मेल वाला को फीमेल। अब मानना कैसे है, एक प्लांट में से एंथर को रिमूव कर दो तो सिर्फ फीमेल बच गया। ठीक है, दूसरे पौधे को आप मेल मान लो, उसका पॉलन ग्रेन ला कर करो। अब जिसको आपने पॉलन ग्रेन लाया, उस पौधे को दूसरी बार क्या करो कि उसका पॉलन ग्रेन हटा दो, एंथर हटा दो, तो उसमें सिर्फ फीमेल बचेगा। तो ऐसा करने से कुछ रिजल्ट में फर्क नहीं आने वाला है। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, मतलब सेक्स को चेंज कर देते थे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस से मेंडल रिजल्ट में मेंडल्स का जो रिजल्ट होता है, उस पर रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाला है, रिजल्ट बिल्कुल वही सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जबकि ह्यूमन जेनेटिक्स में ये सब अप्लाई करोगे तो रिजल्ट में बहुत ही फर्क मिलेगा। तो हम आगे चल करके इसके बारे में समझने चलेंगे। मेंडल्स के 4 पोस्टुलेट है, 3 पोस्टुलेट यहाँ पर दिया गया है, एक पोस्टुलेट आगे है जो अगले इसमें है। तो मेंडल के पोस्टुलेट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।